नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रबल शूटिंग ड्यूरिंग ब्रेक वाइंडिंग, जो एंड रूट में जब भी ट्रेन में ब्रेक वाइंडिंग हो जाती है एलएचवी कोच में, तो उसको कैसे अटेंड करेंगे इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर ब्रेक वाइंडिंग होती क्या है। तो ब्रेक वाइंडिंग को हम सीधे शब्दों में अगर देखें तो जब भी हम लोको से ब्रेक लगाते हैं तो जो ट्रेन होती है उसमें ब्रेक लग जाते हैं, लेकिन जब लोको से हम ब्रेक रिलीज करते हैं तो किसी कोच या पर्टिकुलर बोगी या फिर इंटायर फॉर्मेशन में अगर ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो उसको हम ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हमारी व्हील्स है वो फ्रीली मूव नहीं होती और इस कारण से जो व्हील है उस पर फ्लैट मार्क या व्हील सेलिंग या जो भी परेशानी उसके कारण होती है उसे हम दूर करने के लिए ब्रेक वाइंडिंग की ट्रबल शूटिंग को हम देखेंगे। तो ब्रेक वाइंडिंग की ट्रबल शूटिंग को देखने से पहले हम जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है, जिसे हम एयर ब्रेक टेस्टिंग का हार्ट कहते हैं, एयर ब्रेक सिस्टम का हार्ट कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से आखिर वर्क करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है उसके मेन जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो होते हैं बीपी चैम्बर, सीआर चैम्बर, एआर चैम्बर और एग्जॉस्ट, और इसके साथ कनेक्ट होता है एआर, ब्रेक सिलेंडर और एक इसका पार्ट रहता है क्विक रिलीज वाल्व। तो इसमें जो डीबी होता है जो मेनली दो ही फंक्शन करता है, या तो ये एआर को ब्रेक सिस्टम से कनेक्ट करेगा या फिर जो ब्रेक सिलेंडर है उसको एग्जॉस्ट करेगा। दो स्टेज होती है और इसी दो स्टेज के आधार पे बनता है एप्लीकेशन और ब्रेक रिलीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब चार्जिंग करते हैं तो होता क्या है। तो जब हम चार्जिंग करते हैं तो इससे हमारा बीपी चैम्बर चार्ज होता है सबसे पहले, उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड पाथ के थ्रू एआर और उसके बाद जो रेस्ट्रिक्टेड पाथ के थ्रू जो है सीआर चार्ज होता है। आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, आपको जो ग्रीन कलर में ये दिखाई दे रहा है ये बीपी चैम्बर है और ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये सीआर चैम्बर है। तो हमने बीपी से जब चार्ज किया तो सीआर का जो प्रेशर है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीपी का भी 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है और एआर का भी 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस केस में होता क्या है, एआर का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि 5 kg तक जो एआर है वो केवल और केवल बीपी और एफपी दोनों से चार्ज होता है, लेकिन अबव 5 kg ये एआर है वो एफपी से चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं कि जो बीपी है यहाँ का प्रेशर है 5 kg और सीआर का प्रेशर है 5 kg। तो इस केस में इस नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि जो ये डायफ्राम है ये नॉर्मल पोजीशन में है, क्योंकि इसके ऊपर भी 5 kg प्रेशर है और इसके नीचे भी 5 kg प्रेशर है। तो इस केस में जो ये पाथ दिखाई दे रहा है इसके थ्रू, ये स्टेम के पाथ के थ्रू अभी जो ब्रेक सिलेंडर है वो एग्जॉस्ट से कनेक्ट हो रहा है। तो इस केस में अभी जो ब्रेक सिलेंडर है वो एग्जॉस्ट से कनेक्ट है, एआर है वो ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है। जैसे ही हमने एप्लीकेशन किया होता क्या है कि जो बीपी का प्रेशर ड्रॉप होता है, जिससे कि ये प्रेशर यहाँ पर जो बीपी चैम्बर का प्रेशर कम हो जाता है और सीआर का प्रेशर तो 5 kg है जो रेफरेंस प्रेशर हमेशा रहेगा। तो जैसे ये प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, ये स्टेम है ये ऊपर उठती है और ऊपर उठने से होता क्या है कि जो एआर रहता है ये एआर है ये कनेक्ट हो जाता है यहाँ से इनके थ्रू ब्रेक सिलेंडर से, और ब्रेक सिलेंडर डिस्कनेक्ट हो जाता है एग्जॉस्ट से। तो इस केस में फर्स्ट स्टेज जो एप्लीकेशन में होता है तो डीबी करता क्या है, फर्स्ट स्टेज में एआर को ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट कर देता है और जो एग्जॉस्ट होता है उसको ब्रेक सिलेंडर से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ऐसे ही जैसे ही हम इसको रिचार्ज करते हैं तो होता क्या है कि जो बीपी दोबारा से चार्ज होगा, जैसे ही बीपी 5 kg होगा
तो AR है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ब्रेक सिलेंडर दोबारा से एग्जॉस्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में हमने देखा कि जब भी CR का प्रेशर BP के प्रेशर से ज़्यादा रहेगा तो ब्रेक एप्लीकेशन होगा, और जब CR और BP का प्रेशर एक जैसा रहेगा तो उस केस में ब्रेक रिलीज कंडीशन में रहेगा। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि जब भी हम चार्ज करते हैं तो ब्रेक सिलेंडर कनेक्ट हो जाता है एग्जॉस्ट से, और जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो ब्रेक सिलेंडर कनेक्ट हो जाता है AR से। तो आगे चलते हैं। इन केस होता क्या है कि जब हम रेक को जब ट्रेन स्टेशन पे आ जाती है तो लोको को उससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो पूरी फॉर्मेशन में ब्रेक लग जाते हैं, क्योंकि जैसे BP ड्रॉप होगा तो CR का प्रेशर है वो कि एज इट इज है, रेस्ट्रिक्टेड पाथ के थ्रू है, जब तक हम इसको क्विक रिलीज नहीं करेंगे तब तक ये निकलेगा नहीं यहाँ से। तो इसलिए हम करते क्या हैं कि जब ब्रेक को रिलीज करने के लिए फुल फॉर्मेशन में से तो करते क्या है कि ये क्विक रिलीज वाल्व है, नीचे लगा हुआ होता है DB में, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको हम पुल करते हैं। तो जैसे ही हम पुल करेंगे तो जो CR होता है जैसे हम इसको पुल करेंगे तो ये CR का प्रेशर धीरे धीरे एग्जॉस्ट में चला जाएगा और एटमॉस्फेरियर में चला जाएगा, और उससे होगा क्या, और DB के थ्रू ही जो ब्रेक सिलेंडर है उसका प्रेशर भी एग्जॉस्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी इसके बाद मैनुअल रिलीज करने के बाद ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 0 होगा। सबसे पहले CR का प्रेशर 0 होगा, उसके बाद ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 0 होगा, और हमारी जो फॉर्मेशन है उसके ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कि हमें जो ब्रेक्स हैं वो रिलीज करने के लिए हमारा CR का प्रेशर है वो BP के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ जब फॉर्मेशन खड़ी हुई हो और किसी पर्टिकुलर रेक के ब्रेक रिलीज नहीं हो रहे तो मैनुअल रिलीज हम करते हैं। तो इसी के आगे जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच, ट्रबल शूटिंग का मतलब ही होता है कि सिस्टमेटिक अप्रोच टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको कैसे अटेंड करेंगे, तो किसी भी ब्रेक वाइंडिंग को अटेंड करने के लिए हमारा फर्स्ट काम होता है कि हम जिस भी अफेक्टेड बोगी या कोच के अंदर ब्रेक लगे हुए हैं उससे पहले हम ब्रेक्स को रिलीज करेंगे, उसके बाद हम एयर बैग सिस्टम को आइसोलेट करेंगे। तो 2 काम हमें करने हैं। सबसे पहले जिस भी अफेक्टेड बोगी है उसके ब्रेक्स को रिलीज करना है, उसके बाद एयर बैग सिस्टम को आइसोलेट करना है। तो हम रिलीज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही मैंने बताया कि कोई भी रेक अगर खड़ी है और उसे हमें रिलीज करना है तो हम मैनुअल रिलीज वाल्व जैसे ही उसका वो करेंगे, जैसे ही मैनुअल रिलीज वाल्व हमने को पुल किया तो क्या होगा, CR का प्रेशर डिस्टर्ब होगा। लेकिन सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या है, जाते जाते जैसे ही हम पहुंचे सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन हमारा फर्स्ट काम है, किस पर्टिकुलर बोगी या पर्टिकुलर कोच है उसमें ब्रेक वाइंडिंग। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पर्टिकुलर बोगी या इस पर्टिकुलर कोच में ब्रेक वाइंडिंग है, तो उसके बाद हम उस पर्टिकुलर अफेक्टेड बोगी को हम आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट हमारा फर्स्ट काम है। उसको हमने आइसोलेट कर दिया, बोगी को आइसोलेट किया, ब्रेक सिस्टम अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। तो सबसे पहले हमने बोगी है उसको पर्टिकुलर बोगी को आइसोलेट कर दिया। उसके बाद हमने जो क्विक रिलीज वाल्व होता है DB का, मैंने आपको अभी बताया था और आगे भी हम देखेंगे, तो इसको हमने पुल किया। तो जैसे ही हमने उसको पुल किया तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्रेक्स हैं वो रिलीज हुए या नहीं है। अगर ब्रेक रिलीज हो गए तो हम करेंगे क्या, जो आइसोलेटिंग कॉक है ब्रेक सिलेंडर के, तो उसे हम आइसोलेट कर देंगे। ये इन केस ऑफ ICF कोच होगा। लेकिन जो DB ये LSB कोच रहते हैं, इसमें क्या होता है कि कंट्रोल पैनल में ही नॉब दी होती है, उससे हम इसको आइसोलेट करते हैं।
उसके बाद डीबी है, उसको डीबी को हम आइसोलेट करेंगे। जब डीबी आइसोलेट होता है तो इसका जो हैंडल होता है वो वर्टिकल पोजीशन में होता है, और उसके बाद हम डीबी को तार से बांध देंगे। बांधना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ सकता है। अगर ग्रेविटी के कारण नीचे आ गया और डीबी ने फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी तो सिस्टम का एप्लीकेशन और रिलीज दोबारा से स्टार्ट होगा, जिससे कि ब्रेक वाइंडिंग दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बीपीएफपी को आइसोलेट कर देंगे, एआर को फुल्ली ड्रेन आउट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ब्रेक रिलीज हुए हैं या नहीं है, और उसके बाद हम आगे गाड़ी को चलाएंगे। लेकिन इन केस फर्स्ट स्टेप में अगर ब्रेक रिलीज नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसका फ्लेक्सिबल पाइप का नट को निकालकर दोबारा से रिफिट करेंगे और देखेंगे कि ब्रेक रिलीज नहीं हुए, कि फिर दोबारा से सारी जो स्टेप मैंने फर्स्ट में बताई थी वो सारी फॉलो करेंगे। और इसी तरीके से इन केस ब्रेक सिलेंडर का पाइप निकालने के बाद भी अगर ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो हम करेंगे कि जो एक स्ट्रेट लीवर रहता है जिसकी पिन नंबर 1 2 3 आईसीएफ कोच में, उसको हम रिमूव कर देते हैं, या फिर इसका जो एलएचवी कोच है उसमें भी हम जो इसका ब्रेक सिलेंडर के पार्ट उसको ब्रेक सिलेंडर को बोल्ट निकाल के रिलीज कर देते हैं। कहाँ कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे। तो उसके बाद हम सब इंश्योर करेंगे कि ब्रेक रिलीज हुए कि नहीं। उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा, डीबी को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद बीपीएफपी है उसको आइसोलेट करेंगे, एआर को फुल्ली ड्रेन आउट करेंगे, और उसके बाद एक बार फिर से हम इंश्योर करेंगे कि ब्रेक ब्लॉक फ्री है या नहीं। तो सबसे पहले हम जो एलएचबी कोच में जाते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर कोच में ब्रेक वाइंडिंग हुई है। तो एलएचबी कोच में आईसीएफ की बजाय ज़्यादा आसान है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें जिस भी कोच के ब्रेक इंडिकेटर आपको रेड दिखाई देंगे एप्लीकेशन कंडीशन में, रिलीज कंडीशन में आपको अगर ये रेड दिखाई दे जाते हैं तो आप बाहर से आइडेंटिफाई कर लो कि इस पर्टिकुलर कोच में ब्रेक वाइंडिंग हुई है। ये इंडिकेटर जिसमें ये रेड दिखाई दे रहे हैं मतलब कि ये ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में, जबकि हमने लोगों से ब्रेक रिलीज कर रखे हैं, तो उस केस में हम इस तरीके से इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था कि ये जो डीबी रहता है उसका क्विक रिलीज वाल्व ये यहाँ पे रहता है, ये स्पेंडल आपको दिखाई दे रहा है, या फिर एक ये रॉड लगी रहती है, इसको हम खींचेंगे तो जो सीआर का प्रेशर है, खींचने पर क्या होता है, ये क्विक रिलीज वाल्व मैंने बताया कि आपको सीआर के जस्ट नीचे लगे कनेक्ट होता है, तो आप खींचेगा तो सीआर का प्रेशर ड्रॉप होगा, उससे ब्रेक सिलेंडर का डीबी के थ्रू प्रेशर निकल जाएगा और उसके बाद जो ब्रेक है वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जो नॉरब्रीम ये फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है डीबी, इसमें क्या होता है कि हम एक बार जैसे पुल करते हैं मतलब जैसे ही प्रेशर डिस्टर्ब हुआ तो ये बहुत आसानी से रिलीज हो जाता है। लेकिन ये C3W जो फेवली मेक का डीबी रहता है, इसके अंदर क्या होता है कि डबल रिलीज वाल्व लगा होता है। जब तक आप इसको लॉन्ग पुल नहीं करेंगे, थोड़ी देर तक खींच के नहीं रखेंगे, तो ये पूरी तरह से रिलीज नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम जो ये कंट्रोल पैनल है इसमें चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रेन आउट कोक रहते हैं, जो कि इन केस ऑफ मॉइस्चर या कोई तो वो इसके थ्रू हम ड्रेन आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फिल्टर लगे होते हैं, और यहाँ पे ब्रेक बोगी 1 बोगी 2 को आइसोलेट करने के लिए और FP-BP को आइसोलेट करने के लिए कोक रख देते हैं। तो इसमें बोगी 1 को आप आइसोलेट कर सकते हैं, एक बोगी को आइसोलेट करनी है तो एक को कर सकते हैं, दोनों को करनी है तो दोनों को कर सकते हैं, BP को आइसोलेट कर सकते हैं, FP को आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो रॉड है ये यहाँ पे दे रखी है, इससे खींचेंगे हम। ये रॉड यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, ये रॉड, तो इस रॉड में हम इसको जैसे ही खींचेंगे तो यहाँ से क्विक रिलीज वाल्व पुल होगा और प्रेशर रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा कि हमें डीबी को क्विक रिलीज वाल्व को खींचना है, और अगर C3W हो तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए उसे खींच के रखना है। ये डबल डेकर में होता है, इसमें ये चैन दी रखी होती तो
हम चेन को खींचते हैं। स्टेप टू में हम करेंगे क्या कि जो ब्रेक सिलेंडर के आइसोलेटिंग कॉक हैं, मतलब बोगी के जो आइसोलेटिंग कॉक यहाँ दिए हुए हैं, अगर इसको हम जैसे ही हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आएंगे तो ये बोगी को आइसोलेट कर देगा, और यहाँ पर जैसे ही हम इसको वर्टिकल पोजीशन में लाएंगे तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो हमें इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है क्योंकि हमें इसे आइसोलेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ से पैनल से हम उसके ब्रेक सिलेंडर है उसको आइसोलेट कर देंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप में करेंगे क्या, हम जो फ्लेक्सिबल पाइप यहाँ पे दिया हुआ है, ये फ्लेक्सिबल पाइप है यहाँ पे दे रखे, इसके नट हैं, इसको हम निकाल देंगे, इसको लूज कर देंगे। ये फ्लेक्सिबल पाइप इसके नियरर है, इसको रिमूव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर है जो ब्रेक सिलेंडर में जा रहा है वो बंद हो जाएगा, और इसको फिर देखेंगे कि जो ब्रेक सिलेंडर है उससे जो हमारे ब्रेक ब्लॉक हैं वो रिलीज हुए हैं या नहीं हुए। और उसके बाद यहाँ पे एक नट दिया होता है, इस जगह पे ये नट है, इस जगह पे ये दे रखा है। तो इस नट को क्या होता है कि हम अगर इन केस ये रिलीज नहीं होता है पाइप निकालने के बाद भी, तो ये नट दे रखा है यहाँ पे, नट इस जगह पे एक नट रहता है, ये नट तो यहाँ पीछे की साइड। तो इस नट में क्या होता है, इसको हम जैसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो जो ब्रेक पैड होते हैं उसके बीच में और व्हील डिस्क के उसके बीच में गैप बन जाता है। उसके बाद हम सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे कि जो एफपी कॉक रहता है ब्रेक पैनल में लगा हुआ रहता है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम ले आएंगे। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जैसे ही ये आएगा तो एफपी आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे ये लगे होते हैं फिल्टर के बाद लगा होता है आइसोलेट करने के लिए ये कॉक लगा रहता है, और उसके बाद ये प्रेशर जाता है एफपी, उसके बाद एआर में जाता है। तो यहीं से हम इसको एफपी में प्रेशर जाता है तो एफपी से इसको आइसोलेट कर देंगे, और इसी तरीके से बीपी का प्रेशर रहता है, बीपी को आइसोलेट कर देंगे। डीबी है, डीबी को हमने बता ही दिया कि जो हैंडल रहता है उसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आएंगे। और उसके बाद लास्ट में सबसे पहले हम करते हैं कि सब करने के बाद ये जो एआर रहता है उसका प्रेशर हम पूरा ड्रेन आउट कर देंगे एआर को, जिससे कि उसके बाद जो लास्ट में हम फिर एक बार से इंश्योर करेंगे कि जो ये ब्रेक ब्लॉक यहाँ पे दे रखे हैं हाथ से हिला के, इनको देखेंगे कि ये इसमें फ्रीनेस आई है कि नहीं है, कि ये जो चिपके हुए थे जिसके बाद कारण ब्रेक वाइंडिंग हुई थी वो रिलीज हुए हैं कि नहीं है। और लास्ट में हम इंडिकेटर हैं उनको देखेंगे कि जो इंडिकेटर हैं वो ग्रीन हुए हैं कि नहीं। अगर इन ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन हो गए हैं तो हम ब्रेक इंडिकेटर अगर जैसे ही ग्रीन होते हैं तो उसके से पता चलता है कि जो हमारा पर्टिकुलर कोच है उसमें ब्रेक वाइंडिंग पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, और हम इसको आइसोलेट कंडीशन में ही अप टू डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जाके डिपो में इसका प्राइमरी मेंटेनेंस किया जाता है और वहाँ पे देखा जाता है कि क्या इसका रीजन है। और एक केस आपको मैंने बताया था कि फुल फॉर्मेशन होती है, उसमें ब्रेक बाइंडिंग कैसे होती है। तो होता क्या है कि जब हम लोको चेंज करते हैं तो जो पर्टिकुलर जो लोको रहता है उसके पास वाले LWLRM ये मतलब पावर कार, उसमें गार्डमैन होती है, उसके वहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो रहता है 5 kg, और जो लास्ट वाला कोच रहता है उसका प्रेशर रहता है 4.8 kg। लेकिन जब हम लोगों को रिवर्स करते हैं तो जो लास्ट वाले कोच का पहले 5 kg प्रेशर था तो CR का प्रेशर उसका अभी भी कितना है 5 kg। और जब लोको हमने उधर की साइड अटैच किया और हमने पर्टिकुलर, तो होगा क्या कि जो
होगा क्या कि कभी कभार जब लोको रहता है उसको अगर लोको में प्रेशर ज़्यादा हुआ और इनका प्रेशर कम रहेगा, सी आर मतलब ओवर चार्ज हो गया, इन केस ऑफ सी आर ओवर चार्ज हो गया मतलब सी आर का प्रेशर 5 से ज़्यादा हो गया, तो पूरी ट्रेन में पूरी फॉर्मेशन में है जो ब्रेक एप्लीकेशन होगा। ये एक ही केस में होगा जब अगर प्रेशर लोको सी आर को ओवर चार्ज कर दे इनके। लेकिन जो लास्ट जो कोच होता है उसमें बहुत बार ब्रेक वाइंडिंग होती है, उसका रीजन ये रहता है जब लोको चेंज होता है तो लास्ट वाले कोच का प्रेशर ऑलरेडी सी आर का 5 kg है और हमने इसको रिलीज नहीं किया है, उसको एप्लीकेशन कंडीशन में रखा है। लेकिन जब पूरी फॉर्मेशन को हम रिचार्ज करते हैं तो जो लास्ट कोच का जो बीपी का जो प्रेशर आएगा वो आएगा 4.8 kg और सीआर का प्रेशर है 5 kg। तो मैंने बताया था कि जब भी सीआर का प्रेशर बीपी के प्रेशर से ज़्यादा रहेगा तो ब्रेक लग जाएंगे। तो इस केस में यही होता है, इसलिए हमें लोको अटैच करने के बाद और तो हमें जो पर्टिकुलर जो कोच है उनको रिलीज करना इंश्योर करवाना चाहिए जिससे कि ये ब्रेक वाइंडिंग नहीं हो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ब्रेक वाइंडिंग के ट्रबल शूटिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।